प्यारे बच्चों, भाइयों एवं बहनों, मैं डॉक्टर राम प्रसाद पाल, एकेडमिक काउंसलर, रीजनल सेंटर लखनऊ। आज हम बात करेंगे आप लोगों से नियामकी आयोग। नियामकी आयोग अर्थात रेगुलेटरी कमीशन। नियम या आदेश, नियामकी का अर्थ है नियम या आदेश। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, स्वतंत्रता के बाद या यूं कहें कि स्वतंत्रता के आगमन ने भारत के सामाजिक आर्थिक ढांचे में राष्ट्रीय पुनः निर्माण, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के प्रमुख उद्देश्यों के साथ कई बदलाव देखे हैं। इसके कारण नीति निर्माण पॉलिसी फॉर्मेशन, प्रबंधन और नियम बनाना सरकार का प्रमुख दायित्व बन गया है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इससे संबंधित सरकार अपना नियम बनाए, आदेश बनाए। ये जिम्मेदारी सरकार की बन गई है। वर्तमान में हम अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में सामाजिक, निजी साझेदारी को देखते हैं, या ये कहें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको आज देखा जा सकता है। इसका कारण मुख्यतः वित्तीय, फाइनेंशियल व कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता है। स्किल मैन पावर, कुशल मानव संसाधन की आज आवश्यकता अत्यधिक है। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के होने वाली निरंतर प्रगति का भी उपयोग हम कर सकते हैं। अब सरकार को नागरिकों को एक विकल्प अनुकूल बाजार प्रदान करना था और साथ ही प्रदान की जा रही है सेवाओं के प्रदर्शन में गुणवत्ता को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए अनेक सुधारों को भी ये लाना आवश्यक था। आज हम इसी क्रम में चर्चा करेंगे नियमन की प्रकृति। जैसा कि हम जानते हैं, 80 के दशक के अंत से ही उद्योगों के लाइसेंस को समाप्त करना, सार्वजनिक क्षेत्रों में
निजी कंपनी के प्रवेश को अनुमति देना, निजी मालिकाना वाली फर्मों में करों को उदारीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व को देखा गया। नीति निर्माताओं ने, जो हमारे पॉलिसी निर्माता हैं, सार्वजनिक हित की सुरक्षा के लिए 3 प्रकार के निकायों को औपचारिक रूप से सम्मिलित किया है। ये 3 प्रकार के निकाय कौन कौन से हैं, कौन कौन से 3 प्रकार के नियम हैं? उसमें पहला है आर्थिक विनियम। ये आर्थिक या बाजार विफलताओं को लक्षित करने वाले नियम हैं। ये वे नियम हैं जो बाजार को विकृत करने वाले आचरण को निष्कासित और दंडित करते हैं, निष्कासित करते हैं और दंडित करते हैं। जैसे विदेशी व्यापार अधिनियम के अंतर्गत महानिदेशक या ऐसे अधिकारी किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर उसका आयात निर्यात, जो उसका कोड नंबर होता है, आयात निर्यात कोड नंबर या आयात निर्यात सर्टिफिकेट अथवा लाइसेंस को निलंबित और रद्द करने का भी ये अधिकार रखते हैं। नंबर 2, जनहित में विनियमन। ये उन उपक्रमों, ये उन पब्लिक इंटरप्राइजेज या उद्योगों को लागू होते हैं जहां जनहित सुविधाओं के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा किया जाना होता है। ये मानदंड सार्वजनिक हितों से जुड़े होते हैं और इनको सुनिश्चित भी करते हैं। जैसे समुदायों को पीने के पानी का, आम पब्लिक के पीने के पानी का निःशुल्क वितरण, किसानों को कृषि के लिए निःशुल्क बिजली, बच्चों के लिए या वयस्कों के लिए निःशुल्क शिक्षा, नागरिकों के लिए समाज के वो गरीब नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधा तथा एक वहन करने योग्य कीमत लेना और पारदर्शी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपनाना। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय मानक अधिनियम 1986 के अंतर्गत मानक सुनिश्चित किए गए हैं, जिसे उद्योगों,
अथवा उपक्रमों को लागू करना होता है। नंबर 3, पर्यावरण विनियम, पर्यावरण विनियमन। आज की सबसे बड़ी जरूरत है, अत्यधिक जरूरत है पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण की सुरक्षा समाज के लिए अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण आर्थिक और सामाजिक विकास को सक्षम बनाता है। चाहे मिट्टी, जंगल, खनिज संसाधन, जल संसाधन, पर्वतीय क्षेत्र और नाना प्रकार की वनस्पतियां अथवा जीवों का अच्छा स्वास्थ्य हमारी पृथ्वी और उसके मौसम और जलवायु के लिए एक स्वस्थ भविष्य का प्रतीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत में व्यापार करने के आर्थिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों के मानकों का प्रावधान करता है, जिन्हें व्यापारी समुदाय द्वारा बरकरार रखा जाना होता है। इसके साथ ही साथ पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये ऐसी संस्थाएं हैं जो पर्यावरण के दुरुपयोग के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करते हैं और दुरुपयोग होने पर दंड भी देना होता है। अब हम बात करेंगे भारत में नियामक आयोग। बच्चों, भारत में नियामक आयोग पर चर्चा करने के पहले हम नियमन अवधारणा का कॉन्सेप्ट क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसको हम एलपीजी के कॉन्सेप्ट के से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के आने के साथ नई आर्थिक नीति ने निजी कंपनियों व अंतरराष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश दिया है। दूरसंचार की उपलब्धता, बिजली आपूर्ति, पेंशन के वितरण, खाद्य में सब्सिडी, राजमार्गों और टोल मार्गों का निर्माण और अन्य ऐसे क्षेत्रों में निजी खिलाड़ियों को निवेश करने का अवसर मिला है।
सार्वजनिक निजी साझेदारी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दो प्रयासों में परिचालित थी। पहला, जिसके अंतर्गत निर्माण, स्वामित्व, संचालन अर्थात हम कहें कि बिल्ड ओन ऑपरेट था, तथा दूसरे के अंतर्गत स्वामित्व, संचालन, हस्तांतरण अर्थात बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर बूट था। नियमन एक ऐसे नियम आदेश को संदर्भित करता है जो सरकार के कार्यकारी प्राधिकारी या नियामक एजेंसी द्वारा लागू किए गए हैं। नियमन में ऐसे नियम हैं जो सभी निजी और सार्वजनिक गतिविधियों को सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार नियमन कुछ नियमों के निहितार्थ के साथ एक वांछित दिशा में निजी व्यवहार नियंत्रित करने और निगरानी करने का एक प्रयास है। नियामक तंत्र आर्थिक दक्षता को सुनिश्चित करता है, क्योंकि सरकार अब यह सुनिश्चित कर रही है, यह सुनिश्चित करने का उसे अधिकार है और निगरानी भी कर सकती है कि निजी क्षेत्र की कंपनियां या नियामक एजेंसी द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों और मानकों का पालन कर रही है, जिससे एकाधिकार प्रतिबंधात्मक और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक लगती है। यह नागरिकों को एक विकल्प या अनुकूल बाजार प्रदान करता है। नागरिकों को एक अच्छा बाजार, लिबरल मार्केट देता है। इसके साथ ही साथ संसाधनों के प्रभावी और कुशल उपयोग और सेवाओं के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देता है। इसी के लिए नियामक आयोगों की स्थापना की गई है। अब हम बात करेंगे कि ये जो नियामक आयोग बनाए गए, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। नियामक आयोग के उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 39C के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। जिनकी चर्चा हम निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा करेंगे। नंबर 1, बेहतर गुणवत्ता और अच्छी सुविधाओं को साधारण मूल्य पर उपलब्ध कराना, जिससे उपभोक्ता के हितों की रक्षा की जा सके। नंबर 2,
विभिन्न हितधारकों जो इसमें सम्मिलित हैं, उनके बीच के संघर्ष को आपसी बातचीत के द्वारा एक बेहतर समाधान निकाला जा सकता है, एक बेहतर समाधान निकाला जा सके। नंबर 3, जैसा कि हम जानते हैं कि जो आज का युग है वो प्रतियोगिता का युग है, कंपटीशन का युग है। प्रतियोगिता और निवेश को और प्रोत्साहन दिया जा सके, इसके लिए ये आवश्यक है। नंबर 4, धन उपलब्धता के आधार पर समाज कल्याण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में संतुलन कायम किया जा सके। संतुलन का होना हमारे जीवन में अत्यधिक आवश्यक है और धन की भी अत्यधिक आवश्यकता है। तो धन उपलब्धता के आधार पर समाज कल्याण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में संतुलन कायम रखना बहुत आवश्यक है। अब हम कुछ नियामक आयोगों की चर्चा करेंगे। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिनको हम ट्राई के नाम से भी जानते हैं, ट्राई अर्थात टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बच्चों, जब हमारी नई आर्थिक नीति 1991 को अंतर्मुखी बनाने के साथ राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 को तैयार की गई, जिसने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना भारत सरकार ने सेक्शन 3 के तहत एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के रूप में की। इसके बाद एक नई दूरसंचार नीति 1999 में बनाई गई, जिसके अंतर्गत टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दूरसंचार मुद्दों को विनियमित करने के लिए और शक्तियां प्रदान की गई। निश्चित लाइसेंस शुल्क से बचने के लिए राजस्व बंटवारे की अवधारणा प्रारंभ की गई। भारत संचार निगम लिमिटेड का गठन इंटरनेट के भारतीय बाजारों में प्रवेश होने के साथ ही हुआ। अब हम इसके
संगठनात्मक संरचना के बारे में बात करेंगे। संगठनात्मक संरचना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है इसकी बात करेंगे। इसमें 2 पूर्णकालिक और 2 अंशकालिक सदस्यों के साथ एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष और अन्य सदस्य अधिकतम 3 वर्ष के लिए पद धारण करते हैं या 65 वर्ष की आयु तक। या तो उनका 3 साल कार्यकाल पूरा हो गया हो या फिर उनकी 65 वर्ष की आयु हो गई हो, जो भी पहले आता है। ट्राई का सचिवालय एक सचिव के नेतृत्व में होता है और अलग अलग गतिविधियों को देखने के लिए इसमें 10 प्रभाग बनाए गए हैं। 10 प्रभाग होते हैं। नंबर 1, फिक्स्ड नेटवर्क। नंबर 2, मोबाइल नेटवर्क। नंबर 3, अभिसरित नेटवर्क। नंबर 4, आर्थिक विभाग। 5, वित्तीय विश्लेषण। नंबर 6, प्रशासन और कार्मिक। नंबर 7, सेवाओं की गुणवत्ता। नंबर 8, या टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया उन नियमों और शर्तों को निर्धारित करता है जो एक सेवा प्रदाता में होना जरूरी है, आवश्यक है, और साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रदाता द्वारा इनकी अनुपालना हो रही है। यह गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित करता है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा इनका समावेश सुनिश्चित करता है। इनके नियमों या शर्तों का पालन न करने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त दूर संचार क्षेत्र में विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए यह कार्यरत प्रौद्योगिकी जैसे स्पेक्ट्रम के कुशल प्रबंधन को भी देखता है। या क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और दक्षता को भी सुनिश्चित करने के लिए उपकरणों का निरीक्षण और संचालन भी करता है। यह विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच अंतर संपर्क के नियमों और शर्तों को तय करता है और साथ ही साथ तकनीकी अनुकूलता, प्रभावी अंतरक्रिया और पारदर्शिता को सक्षम बनाए रखने के लिए इसका रिकॉर्ड भी रखता है। या विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच
राजस्व की व्यवस्था को नियंत्रित करता है। जो राजस्व उनकी सेवा से प्राप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे सेवा की गुणवत्ता क्या है। ट्राई की नीति धारा 11B यह निर्धारित करती है कि सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कुछ गुणवत्ता मानकों का पालन करना आवश्यक है। इसके लिए ट्राई ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के नियतकालीन निगरानी करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि सेवाएं सार्वजनिक हित में हैं या नहीं हैं। ट्राई प्रत्येक ऑपरेटर द्वारा इन मानकों की अनुपालना की रिपोर्ट देता है और तिमाही आधार पर निगरानी भी करता है। उपभोक्ता संरक्षण। ट्राई ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए कई पहल की। इसने गैर सरकारी संगठनों और समर्थक समूहों को परामर्श से एक चार्टर तैयार किया जिससे पारदर्शिता और दक्षता के साथ दूर संचार सेवाओं का प्रावधान किया जा सके। साथ ही ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए मई 2007 में एक शिकायत निवारण फोरम की स्थापना की है। एक सेवा केंद्र के अंतर्गत एक कॉल सेंटर, नोडल अधिकारी और अपीलिया प्राप्तकरण की 3 स्तरीय नोडल संरचना प्रदान की जानी है। एक दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कोष भी स्थापित किया गया है जिसने अध्ययन और बाजार अनुसंधान परियोजनाओं की परियोजनाएं की जा सके। साथ ही एक टेलीकॉम अनसॉलिडेटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन रेगुलेशन 2007 को भी बनाया गया है जिसमें ऐसी रचना की गई है जो राष्ट्रीय डेटाबेस के माध्यम से अवांछित टेलीमार्केटिंग कॉल पर अंकुश लगाता है। अब हम बात करेंगे टैरिफ विनियमन की। ट्राई के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक दूर संचार सेवाओं के टैरिफ नियमों के लिए आदेश पत्र तैयार करना है जिससे उपभोक्ताओं को
समर्थ और प्रभावी सेवाएं प्रदान की जा सके। इसके साथ ही टैरिफ नीति की योजना इस तरह से बनाई जाती है जिससे ग्राहकों को घटते टैरिफ का लाभ मिल सके। ट्राई ने सेवा प्रदाताओं के इस संबंध में अपने संबंधित टैरिफ योजनाओं की रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व। अब ये सार्वभौमिक सेवा दायित्व क्या है, इस पे बात करेंगे। दूरसंचार नीति 1999 के अंतर्गत दूरसंचार सेवाओं की सार्वभौमिकता से संबंधित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नियामकीय प्राधिकरण ऑपरेटरों के सार्वभौमिक सेवाओं पर कर लगाते हैं जो उनके द्वारा कमाए राजस्व और 1% होता है। राजस्व का 1% होता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में दूर संचार सेवाओं की वृद्धि के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की स्थापना की गई है और भारतीय टेलीग्राफ संशोधन अधिनियम 2006 के साथ देश भर में इंटरनेट जुटाने के लिए विभिन्न उपाय इस संबंध में ट्राई द्वारा किए गए हैं, जो एक उल्लेखनीय पहल है, जो भारत सरकार की एक उल्लेखनीय पहल है। अब हम चर्चा करेंगे पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए की हम बात करेंगे। भारत सरकार ने वर्ष 1999 में OASIS अर्थात वृद्धावस्था सामाजिक और आय सुरक्षा नामक एक राष्ट्रीय परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना में समाज के वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये प्रावधान किए गए हैं। OASIS के सुझावों के आधार पर केंद्र अथवा राज्य सरकारों ने एक नई पेंशन प्रणाली की पहल की है। इसके सुझावों के आधार पर भारत में पेंशन क्षेत्र को बढ़ाने, विकसित करने और नियमित करने के लिए अगस्त 23, 2003 को अंतरिम पेंशन विनियामक निधि प्राधिकरण का गठन किया गया है। राष्ट्रीय पेंशन योजना अर्थात नेशनल पेंशन पॉलिसी, नेशनल पेंशन स्कीम जनवरी 1, 2004 में प्रारंभ की। 1 जनवरी 2004 में इसकी शुरुआत हुई। इस योजना की आवश्यकता या सदस्यता भारत सरकार तथा राज्य कर्मचारियों के या राज्य सरकारों के कर्मचारी
और निजी संस्थानों अथवा संगठनों और असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को दी जाती है। प्राधिकरण ही एनपीएस को विनियमित करता है। बाद में पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण अर्थात पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए अधिनियम सितंबर 19 2013 को पारित हुआ और फरवरी 1 2014 को अधिसूचित किया गया। इस नियम के अंतर्गत या इस अधिनियम के अंतर्गत एनपीएस को पीएफआरडीए विनियमित करता है। प्राधिकरण में एक अध्यक्ष होता है और सदस्यों की संख्या 5 से अधिक नहीं होती। सदस्य 5 से अधिक नहीं होते। इनमें से 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और वे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब हम पीएफआरडीए अधिनियम की उपधारा 2 के खंड ओ के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत सिविल कोर्ट की शक्तियों के साथ निहित है। पीएफआरडीए के निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय पेंशन योजना के क्रमबद्ध विकास को विनियमित करना, बढ़ावा देना और सुनिश्चित करना जिससे कि ये ग्राहक के हितों के हित के लिए हूं। नंबर 2, पंजीकरण को नवीनीकृत, संशोधित, निलंबित या रद्द करने के लिए एक माध्यम को प्रमाण पत्र जारी करना। नंबर 4, पेंशन योजनाओं से जुड़े व्यावसायिक संगठनों के विकास को बढ़ावा देना। नंबर 5, मध्यस्थों और ग्राहकों के बीच विवादों के संबंध में निर्णय देना। नंबर 6, माध्यमों को प्रलेखन करने के लिए निर्देश देना जिससे शोध अध्ययन व परियोजनाओं के अध्ययन में सहायता मिल सके। पेंशन सेवानिवृत्ति बचत और संबंधित विषयों पर ग्राहकों और आम जनता को शिक्षित करने के लिए कदम उठाना। मानक और निष्पादन विदेश निदेशक चिन्ह निर्धारित करना। नंबर 9,
अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शुल्क लगाना। अब हम भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम संक्षेप में FSSAI के नाम से भी जानते हैं, तो ये क्या है, इसका गठन क्यों किया गया, इसकी संगठनात्मक रचना क्या है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 को भारत सरकार द्वारा पारित किया गया है। यह अधिनियम सभी खाद्य मामलों के लिए एकल प्राधिकरण की स्थापना करता है, जो खाद्य सुरक्षा और मानकों से संबंधित मामलों में एक स्वायत्त संस्थान होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि ये जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है, इसकी संगठनात्मक संरचना क्या है। इस प्राधिकरण की रचना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की द्वारा की गई है। यह मंत्रालय अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। यह मंत्रालय जो रेगुलेटरी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसके लिए उत्तरदायी है। FSSAI के अंतर्गत एक चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है, जो भारत सरकार के सचिव के पद के समतुल्य होता है। अध्यक्ष के साथ में 22 सदस्यों की एक टीम और होती है, जिसमें 1/3 महिला सदस्यों का होना आवश्यक है। 7 सदस्य क्रमशः कृषि क्षेत्र, वाणिज्य, स्वास्थ्य, उपभोक्ता मामलों, प्रकरण, विधायी मामलों और छोटे उद्योगों के विभागों से पदेन सदस्य नियुक्त होते हैं। खाद्य उद्योग के 2 प्रतिनिधि, उपभोक्ता संगठनों के 2 सदस्य और संबंधित क्षेत्र से 3 वैज्ञानिक और क्रम परिवर्तन के रूप में 5 सदस्य। किसान का जो संगठन है, जो किसान संगठन है, फार्मर यूनियन, इसके भी 2 सदस्यों का होना अनिवार्य है। खुदरा संगठन में से 1 प्रतिनिधि भी इस प्राधिकरण में होना आवश्यक है। अब हम बात करेंगे कि अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल मात्र 3 साल के लिए होता है और 3 साल से पहले यदि किसी सदस्य या अध्यक्ष की आयु 65 वर्ष हो जाती है, तो भी उसे पद छोड़ना होता है। इसमें जो भी पहले आता है
उसी क्रम में चाहे वो 3 साल का कार्य पूरा हो गया हो या फिर अध्यक्ष की या अन्य सदस्यों की 65 वर्ष उम्र हो गई हो, तो ऐसे व्यक्ति को पद त्यागना होता है। या प्रावधान पदेन सदस्यों के लिए नहीं होता। अब हम अगर इसके कार्य की बात करें, इसके क्षेत्र की बात करें, इसके मुख्य कार्य क्या हैं, तो एफएसएसआई खाद्य सुरक्षा और प्रबंधन से संबंधित मामलों को देखता है। ये प्राधिकरण विज्ञान आधारित मानक तैयार करता है, जिससे खाद्य पदार्थों के निर्माण, उनका भंडारण, उनका वितरण, बिक्री और आयात का विनियमन हो सके। इससे मानव उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के और भी बहुत सारे कार्य हैं, जिनको हम कहें तो खाद्य पदार्थों के संबंध में मानकों और दिशा निर्देशों को जारी करना इनका काम है, और खाद्य सुरक्षा और मानकीकरण के बारे में सामान्य जागरूकता को बढ़ावा देना, ताकि आम जनता इस चीज को समझ सके, उसका लाभ उठा सके, आम जनता को उसका लाभ दिया जा सके। ये इसका दायित्व है। निकाय के जो खाद्य व्यवसायों के लिए जो खाद्य सुरक्षा है और उसका मैनेजमेंट, प्रबंधन का प्रमाणीकरण करते हैं, ये खाद्य खाने योग्य है या नहीं, ये जो भोजन बना हुआ है ये खाने योग्य है या नहीं, इसको भी ये लोग प्रमाणित करते हैं। साथ ही साथ इनकी मान्यता के लिए क्रियाविधि व दिशा निर्देश भी जारी करते हैं। अब अगर हम अगले कार्य की बात करें, तो प्रयोगशालाओं की मान्यता के लिए प्रक्रिया निर्धारित करना इनका कार्य है। केंद्र सरकार व राज्य सरकारों को वैज्ञानिक सलाह या कुशल कार्मिक व तकनीकी सहायता देना, जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है उसकी जानकारी देना या उसकी सहायता देना, विशेषकर उन क्षेत्रों के लिए नियम बनाने में जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पड़ता है। तो इसके लिए चाहे वो भारत सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, यहाँ पर उनको टेक्निकल एडवाइस देना, तकनीकी सलाह देना या उसमें सहायता करना भी इसका मुख्य कार्य है। भोजन की खपत, संक्रामक जोखिम का विस्तार, इसका क्षेत्र, जैविक जोखिम की व्यापकता, पके हुए भोजन में दूषक आदि के संदर्भ में जो है आंकड़ों को एकत्रित करना, आंकड़े बटोरना तथा उनका विश्लेषण करना, उनकी एनालिसिस करना इनका काम है, जिससे तत्काल सतर्क प्रणाली का
जो है आवाहन किया जा सके, तुरंत उसमें एक्शन लिया जा सके, इसलिए इनको जो है इसमें होना या इनका विश्लेषण करना आवश्यक है। देश भर में एक सूचना नेटवर्क होना आवश्यक है। देश भर के लिए एक सूचना नेटवर्क होने से कोने-कोने पर इसकी जानकारी हो सके। ये भी इसका काम है, जिसे खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो स्थानीय स्तर पर जो लोकल एरिया है, उस लोकल स्तर पर चाहे वो अ, ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो ब्लॉक का एरिया हो या फिर जनपद लेवल पे जनपद लेवल पे जो लोकल एरिया है, ऐसे क्षेत्र में, ऐसे स्तर पर संस्थानों जैसा कि पंचायतों और जनता तथा उपभोक्ताओं को तेजी से विश्वसनीय और उद्देश्यपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। आज हम जानते हैं 1992 या 1993 में जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज व्यवस्था के लिए बनाया गया है। इस पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो अधिनियम बनाया गया, अधिनियम के अंतर्गत ये अधिकार दिए गए और जो स्थानीय स्तर के लोग हैं, उनको शासन में, प्रशासन में जो साझेदारी करने का अधिकार दिया गया। लेकिन देखा ये जाता है कि ऐसे क्षेत्रों में जो कि बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, शिक्षित वर्ग बहुत ही कम है, वो सही रूप से, सुचारू रूप से प्रशासन का संचालन नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए जो महिलाएं उनको प्रशासन का ज्ञान ना होने के कारण, उनकी शिक्षा पूरी ना होने के कारण वो अपने दायित्वों को पारदर्शिता के साथ में नहीं कर पा रही हैं, नहीं निभा रही हैं। तो ऐसे जगहों पर ये सूचना प्रौद्योगिकी का होना या ऐसे जानकार लोगों का होना आवश्यक है, ताकि उनकी सहायता कर सकें और स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं, वो अपने क्षेत्र का यथासंभव विकास कर सकें। उन लोगों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करना, जो खाद्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं और साथ ही खाद्य क्षेत्र से आए हुए प्रवेशकों के लिए भी जो है क्षमता निर्माण कार्यक्रम न केवल प्रदान करना है, बल्कि उनकी सहायता भी करना है। इस प्रकार हमने 3 नियामक प्राधिकरणों के संबंध में चर्चा की और चर्चा के बाद अब हम इस निष्कर्ष में पहुंच रहे हैं कि इसमें नाना प्रकार की समस्याएं भी आ रही हैं। तो इन समस्याओं का निदान करना, इन समस्याओं का निराकरण करना भी सरकार का दायित्व हो जाता है। जो विनियामक आयोग ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में उद्योगों के लिए एक समतुल्य क्षेत्र को सक्षम करके भारतीय व्यवस्था में, हालांकि इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में नाना प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। आज हम इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।